नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पार्टी की करारी हार के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और G23 समूह के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है, मैं हैरान हूं, राज्य दर राज्य हमारी हार को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। हमने पार्टी को अपना पूरी जवानी और जीवन दिया। मुझे यकीन है कि पार्टी का नेतृत्व उन सभी कमजोरियों और कमियों पर ध्यान देगा जिनके बारे में काफी समय से बात होती रही है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले राजनीतिक पंडित कहते हैं, सोनिया गांधी को अब फैसला करना होगा। पर्दे के पीछे से राहुल गांधी ही पार्टी देखेंगे या नेहरू गांधी खानदान से बाहर सरदारी जाएगी। रविवार को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक में इस बाबत चर्चा हो सकती है। हालांकि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार सुबह 10:30 बजे पार्टी के संसदीय रणनीति समूह की बैठक 10 जनपद पर बुलाई है। बता दें कि कल शाम 4 बजे कांग्रेस कार्य समिति की भी बैठक होने वाली है। इन दोनों बैठकों में 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार को लेकर मंथन हो सकता है। सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, पंजाब की सत्ता भी हाथ से चली गई। इसके बाद पार्टी नेतृत्व पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि साल 2017 में 10 साल के बाद कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई थी, जिसे भी इस बार पार्टी ने गंवा दिया। 4x7 पार्टी है। हमने सदा एक ही मोड में है, वर्किंग मोड में। हमें आगे पीछे देखने का ना समय है ना आवश्यकता। तो आपको क्या लगता है कोई नई पार्टी बन सकती है? क्या अनुमान लगा रहे हैं? गुलाम नबी आजाद भी G23 का हिस्सा है, वो भी काफी समय से नाराज। नहीं, मुझे लगता है मुझे उस तरह की टीका टिप्पणी में एंगेज होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उस तरह का स्पेकुलेशन करने की आवश्यकता है। हाँ, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, हमें इस बात का गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है और उस राजनीतिक संस्कृति का ही ये परिणाम है कि दूसरे राजनीतिक दलों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि यदि हमने अपने राजनीतिक जीवन में किसी भी तरह से अपनी भूमिका तय करनी है, निर्धारित करनी है, तो हमें उसी तरह की संस्कृति पर चलना होगा जैसे मोदी जी ने किया कि जहां जिस चीज की आवश्यकता वहां पहुंची जाए। सबका साथ, सबके विकास के साथ साथ आखिरी कतार तक खड़े आखिरी व्यक्ति तक, बिना भेदभाव के। नतीजा इलेक्शन का क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन आज जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है या जिसकी जहां जरूरत है उसकी वो पूर्ति हो। ये एक नया जो कल्चर, क्योंकि 50-60 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश में ये एक चलन पैदा कर दिया और लगने लगा यही नॉर्म है कि जब भी इलेक्शन आए जात, धर्म, मजहब का नाम लेकर जीता जाए और फिर कहा जाता है एंटी इनकमेंसी तो होता ही होता है। एक नॉर्म, सारे भ्रम को दूर करने का कार्य मोदी जी ने। पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उस राज्य में उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि पार्टी को फिर से जिताएं, पर जिस तरीके का ये बयान आया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, खास करके पंजाब को लेकर, क्योंकि पंजाब में हमेशा से कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल ने पॉलिटिक्स की है। अब एक नया फेज़ उभर कर आया है आम आदमी पार्टी, तो हम समझ सकते हैं कि कितना लोगों में आक्रोश होगा और कितना लोगों में आक्रोश एक पार्टी के प्रति होगा कि आपको हराया है, इस तरीके से हराया कि आपकी खुद की सीट नहीं बची। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पार्टी की करारी हार के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और G23 समूह के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है, मैं हैरान हूं, राज्य दर राज्य हमारी हार को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। पंजाब में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अकेले ही यूपी में 209 रैलियां और रोड शो किए थे। लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान शुरू किया। लखीमपुर खीरी का मामला उठाया, मगर जब ईवीएम खुली तो कांग्रेस देखती रह गई। पार्टी की विचारधारा और नीति कहीं दिखाई नहीं पड़ी। लोगों में यह संदेश चला गया कि कांग्रेस पार्टी के नेता अब जनता का भरोसा खो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पंजाब में बम्पर जीत दर्ज कराई है, उन्होंने कह दिया है कि अब आम आदमी पार्टी देश में कांग्रेस का विकल्प बनेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह बहाना कब तक चलेगा कि कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों की राजनीति करती है, जब सामने वाली पार्टियां जातिगत
और धार्मिक ध्रुवीकरण को अपना मुख्य एजेंडा बनाकर चुनाव में उतरती हैं, तो कांग्रेस पार्टी को भी अपनी विचारधारा में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आज पार्टी कहां पहुंच गई है? प्रियंका गांधी ने महिला केंद्रित अभियान चलाया, मगर लोगों ने मतदान के दिन उसे याद नहीं रखा। पार्टी की बैठकों में एक ही बात कब तक कही जाएगी कि बीजेपी तो हिंदुत्व की राजनीति करती है, वह एक सांप्रदायिक पार्टी है, चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाकर अपनी जीत निश्चित कर लेती है। ये बात यूपी, कुछ दूसरे राज्यों में देखने को मिल सकती है, बाकी देश में तो ये मुद्दा नहीं है, लेकिन वहां भी कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकी। वहीं राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पार्टी में युवा और वरिष्ठ नेताओं को लेकर खींचतान ठीक नहीं है। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सभी का योगदान जरूरी है। यह बहस बेमानी है, जिसमें हिम्मत है वह जीत सकता है और जिता सकता है। राजस्थान के सीएम भी 70 के पार हैं। कुछ समय पहले तक कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सीएम रहे हैं। पीएम मोदी को देखिए, वे भी 70 के पार हैं। वाजपेयी और आडवाणी ने अपनी उम्र के किस दौर में पार्टी को यहाँ पहुँचाया, ये तो सभी दलों में होता है। कांग्रेस पार्टी में बड़ा संकट अंदरूनी कलह है। युवा नेता आपसी लड़ाई का शिकार हैं। कुछ युवा नेता तो पार्टी छोड़कर चले गए। कांग्रेस को अपनी विचारधारा पर मंथन करना चाहिए। पूर्व के नेताओं ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया था, उसमें ये देखा जाना चाहिए कि क्या आज वह बदलाव की मांग तो नहीं कर रहा। धर्म या किसी दूसरी आस्था के चक्कर में पड़ने की पार्टी को चिंतन करने की जरूरत है। भले ही कांग्रेस पार्टी बीजेपी की राह पर ना जाए, लेकिन उसे बात करनी होगी। आज कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी प्रोजेक्ट कर दिया गया है। पार्टी के पास उसका तोड़ नहीं है और चुनावों में इसका भारी नुकसान हो रहा है। और इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार से राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। विपिन शर्मा जी, हम शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, अब एक बात तो साफ हो गई है कि पार्टी को राहुल गांधी पर्दे के पीछे से चलाते रहेंगे। इस पर अब फैसला लेना होगा सोनिया गांधी को, क्योंकि इसी तरह की स्थिति बनी रही तो ये लोकतंत्र के लिए भी खतरा है कि कोई विपक्ष ही नहीं बचा रह जाएगा। कोई दो राय नहीं है इसमें पल्लवी जी, पर ये हम लोग इंतजार में है कि हमारा लोकतंत्र कब मजबूत हो। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो हम लोकतंत्र को कैसे मजबूत बना पाएंगे, कैसे बुलंद बना पाएंगे। और यहाँ पर विपक्ष कौन है सामने? आप बोलने के लिए बड़ा अच्छा है, आप मुद्दे ढूंढते हैं कुछ ना कुछ विरोध करने के लिए सत्ता पक्ष वालों को, भाजपा को, एनडीए सरकार को। लेकिन असली बात यह है कि यहाँ पर हमारा विपक्ष बहुत ही कमजोर है। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे मुख्य विपक्ष राजनीतिक दल कौन है? कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस को कोई आत्मंथन करने के लिए बोलता है तो वो तैयार ही नहीं है। वो महज बोलने का काम करते हैं कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। सिर्फ वो बातों में रह जाता है। और तो यहाँ पर अब वक्त आ गया है कि राज्यों पे राज्य यहाँ पर कांग्रेस के सुपड़े साफ हुए हैं। और पहले 2014 में, उसके बाद 2019 में, उसके बाद जितने राज्य चुनाव हुए हैं, वो कब तक काम चलेगा कि कांग्रेस इस बात से खुशी मनाएगी कि भाजपा की पश्चिम बंगाल में हार हुई या दिल्ली में परास्त हुई भाजपा, आम आदमी पार्टी ने शिकस्त दी भाजपा को। और ये देखिए, ये लोग बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने खाता भी नहीं खोला अपना दिल्ली विधानसभा में, लेकिन फिर भी खुश थे क्योंकि भाजपा सिमट गई थी और भाजपा की परास्त हुई थी। तो ऐसे कैसे काम चलेगा लोकतंत्र में? यहां पर अपना वर्चस्व कायम करना है, कांग्रेस को अपना वजूद बचा के रखना है। स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी है। मैं एक बहुत जरूरी बात बोलूंगा। बतौर पत्रकार मैं जाया करता था दिल्ली विधानसभा, और जो दृश्य देखने को मिलते थे वो देखते ही बनते थे। जहां नजर डालो आपको कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। 2 चुनाव हुए दिल्ली में, कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। जैसे क्रिकेट में बोलते हैं कि बैट्समैन डक पे आउट हो गया, अपना खाता भी नहीं खोल पाया। तो ये कांग्रेस का हाल है। शीला दीक्षित की जब सरकार हुआ करती थी, वो मुख्यमंत्री थी, 1998 से लेकर 2013 के बीच में जो दौर था, वो सही मायने में स्वर्णिम दौर था। दिल्ली ने जो देखा, जो विकास के कार्य हुए, तो यहां पर वो कहां गए वो लोग? जाने कहां गई वो कांग्रेस, और जाने कहां गए वो लोग? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है चौधरी प्रेम सिंह का, स्वर्गीय चौधरी प्रेम सिंह का, जो विश्व में जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
कि जो ऐसे राजनेता जो कभी चुनाव नहीं हारे 50 साल से ज्यादा, वो अलग बात है कि बाद में वो चुनाव हार गए थे, लेकिन जो विश्व का कीर्तिमान है वो उनके नाम पे दर्ज है और वो कांग्रेस के विधायक थे। तो ये कांग्रेस पार्टी का वो इतिहास रहा है। लेकिन आज क्या बात है, दिग्विजय सिंह अपने आप बहुत बड़े बयानवीर हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा नेतृत्व होना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व में अगर कमी पेशी है तो यहाँ पर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि बिल्कुल ही गायब हो जाए कांग्रेस? तो ये तो फिर जो भाजपा का नारा है कि कांग्रेस मुक्त देश की, वो बात तो जो वो कही जा रही है बात भारतीय पूरी नहीं जनता सच पार्टी नहीं की साबित। तरफ से कि कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, वो कहीं सही साबित तो मैं नहीं हो बिल्कुल वही जाएगी। बात बोल रहा हूं मैं। और इस बात की बस कोई वही- खुशी नहीं है, इस बात का दुख ही होगा, क्योंकि दुख बहुत होता है। बड़ी बात है ये कि विपक्ष खत्म होता जा रहा है। एक रिएक्शन संदीप दुबे जी का ले लेते हैं पहले, विपिन शर्मा जी फिर लौट रही हूँ आपके पास। जी संदीप दुबे जी, अब आम आदमी पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस में आ गई है कि राष्ट्रीय स्तर की वो पार्टी बनने वाली है और कांग्रेस का विकल्प वो साबित होगी। देखिए, देश आज जो भारत का स्वर्णिम युग है और भारत में हमेशा भारत में बदलाव को तवज्जो दी है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक बेहतर व्यवस्था हो, बेहतर शिक्षा नीति हो, बेहतर स्वास्थ्य हो और बेहतर सरकारें काम करें। तो किसी भी प्रदेश में हो, अगर हमें भी अवसर मिलेगा हम कोशिश करेंगे, हम जो पूर्व की सरकारें उससे बेहतर करने की कोशिश करें। राजनीतिक पार्टी को प्रतिद्वंदिता भी करनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा भी करनी चाहिए, ताकि आम लोगों को बेहतर विचार मिले, क्योंकि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से राज प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर इस देश के लिए, समाज की सभी राजनीतिक पार्टियों, या मैं हूं, आप हो या विपिन जी हो, एक आदर्श रखना चाहिए, क्योंकि एक आने वाली पीढ़ी को आप क्या दे सकते हैं? एक आने वाली पीढ़ी को आप एक अपना अच्छा आदर्श, एक अच्छा दिशा दे सकते हैं। कांग्रेस दोनों में असफल रही है, मैं कांग्रेस की कभी आलोचना नहीं करता, और व्यक्तिगत तौर पे राहुल जी, प्रियंका जी, ये लोग भी अपने तरफ से कोशिश करते होंगे, लेकिन कोशिश अच्छी नहीं हो पा रही है। ये लोग जनता को नहीं समझ पा रहे हैं, या इनकी राजनीतिक करने की जो शैली है वो परिवारवाद तक सीमित है। परिवारवाद का मतलब मैं राहुल जी और प्रियंका जी या सोनिया जी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। इनके कैबिनेट में जितने लोग देख लीजिए, कपिल सिब्बल जी से लेके और जितने लोग देख लेंगे तो देखेंगे कांग्रेस ने परिवारों को ही बढ़ावा दिया। अब आज वही परिवार कांग्रेस की घेक बनी हुई है, क्योंकि वो लोग कांग्रेस की बुराई भी करते हैं, कांग्रेस में भी है, कांग्रेस के लिए काम भी नहीं करते। तो ये अवसर जो है कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है, हम स्वयं का मूल्यांकन करें। हम बार बार कहते थे, इस चुनाव में हमने कहा कि गांधी जी के 3 बंदर वाली कांग्रेस, जो गांधी जी हमेशा कहते थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, आज ये तीनों काम कर रही है, लेकिन गांधी जी के आदर्श उनके पास नहीं है। तो स्वयं मूल्यांकन करिए। कोई भी आम जन चाहता है कि बेहतर व्यवस्था हो, सुदृढ़ व्यवस्था हो और बेहतर तरीके से राजनीतिक पार्टियां काम करें। आज हमसे कोई मुकाबला किसी का नहीं है, इसलिए नहीं है कि वंदे मातरम के नाम पे अपना जीवन देने वाले भारत के पास यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अपना सर्वोच्च सर्वस्व देश के लिए दिया है। तो आपको अगर कंपटीशन करना है तो आप भी सर्वोच्च सब कुछ देश के लिए दे दीजिए। 24/7 देश के बारे में सोचिए, देश के लिए काम करिए, देश कैसे अच्छा बने उसके लिए नीति निर्धारण करिए। तो आप ये करेंगे नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री जी की बुराई करेंगे तो आप कहाँ ठहरेंगे? नहीं ठहर सकते। देखिए, रही बात आम आदमी पार्टी की, मैं कभी भी आम आदमी पार्टी और अरविंद, ये दोनों लोगों की मैं बुराई नहीं करता। अब बहुत सही अवसर मिला है हम जैसे आंदोलन से निकले हुए लोगों के लिए, जब उनसे कहें कि अब आपका झूठ नहीं चलेगा, आप पंजाब में सबसे पहले लोकपाल ले आओ, पंजाब में भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब को बनाओ। क्योंकि अब जब रोना आप रो रहे थे और सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ रहे थे, अब तो आप स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है, अब काम करिए। तो उनको अब काम करके दिखाना होगा, उनके पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। और ये देश ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे का विकल्प बन जाए, क्योंकि हर विचारधारा की अपनी एक खासियत है, खूबी है और दिशा है, और ये देश अच्छा दिशा चाहता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सबका सम्मान है, सबको अवसर मिले और सब लोग मिलकर काम करें इस देश के लिए। ये देश किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, हम सबका है और हम सब बेहतर करेंगे तभी देश बेहतर कर पाए। चलिए, संदीप त्रिपाठी जी, आवाज मिल रही है आपको? अभी संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, उनके फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। आप ही का रुख कर लेंगे विपिन शर्मा जी। ये राजनीतिक पंडितों का साफ तौर पर कहना है कि नेहरू गांधी से सरदारी अब हटानी होगी, नेहरू गांधी परिवार से, क्योंकि ये सरदारी अगर इसी तरीके से चलती रही तो परिवारवाद के जो आरोप हैं वो और ज्यादा गहरे होते जाएंगे, और उसके अलावा किन मुद्दों पर राजनीति करनी है वो मुद्दे अब बदलने पड़ेंगे। तो ये तो बात स्वाभाविक है, समझ बहुत समय पहले समझ आ जानी चाहिए थी। अगर 2014 में समझ नहीं आई कांग्रेस को
तो कम से कम 2019 में सबक ले लेते। एक चीज और सबक समझना सीख चाहती हूँ विपिन शर्मा जी, जो कांग्रेस पार्टी के अभी भी थोड़ी देर में जब संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ेंगे तो देखिएगा वो ये बात जरूर कहेंगे, और अक्सर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि हमारी पार्टी सिद्धांतों पर चलती है, हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। अब मुझे ये समझना है कि मजबूरी में इन्हें ये सब बोलना पड़ता है या वाकई में इतनी सैद्धांतिक पार्टी है कि धर्म के नाम पर इनके यहाँ पर कोई कुछ नहीं होता। वही तो बात है, देखिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन जनता किस बात को स्वीकृति देती है वो समझना पड़ेगा। आप जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे या जान के अनजान बने हुए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी तो आप ही को लेनी पड़ेगी। यहां पर कांग्रेस को आत्ममंथन करने के लिए जो भी कोई बोलता है आप गिरेबान में झांक के देखिए, वो तैयार ही नहीं है, तो फिर उसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनेगी? यहाँ पर कि जो उनकी हालत हुई है, आप पंजाब की बात करें, पंजाब में ज्यादा दूर नहीं जाते, पंजाब की आज बात करते हैं। वहां पर जब ताजपोशी हो रही थी, पहली बात तो क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आप इतने सुलझे हुए मैच्योर पॉलिटिशियन को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप बाहर का रास्ता दिखाते हैं, नाराज कर देते हैं, और उसके बाद आप नवजोत सिंह सिद्धू को आप वहां पर कमान संभालने के लिए दे देते हैं, आप उस पर सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं। तो उससे कोई इतना बड़ी नेता जिसने अपना जीवन खपा दिया हो कांग्रेस के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, क्या वो हताश होएगा नहीं? वो तो स्वाभाविक है, हताश हो गए बिल्कुल पूरी तरह से। और वहां पर और जब ताजपोशी कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष बना रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू को, वहां पर भी जो बॉडी लैंग्वेज थी, बीच में कहने के लिए हरीश रावत बैठे हुए थे, लेकिन जो जग जाहिर था, सबको दिख रहा था, वहां पर तस्वीरें अपने आप बहुत कुछ बयान कर रही थी कि वहां पर क्या सूरत हाल बना हुआ है कांग्रेस का पंजाब में। तो क्या आप समझते हैं जनता है कोई तमाशा देखने के लिए आ रही है? पंजाब की जनता के पास बेशुमार मुद्दे हैं और कई ऐसे काम है अधूरे जो करने थे, तो वहां पर वो ऐसे राजनीतिक दल पे अपना कैसे भरोसा जताते कि जिनमें आपस में गुटबाजी बनी हुई है, अलग अलग खेमे बने हुए हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो वहां पर तो निश्चित बात है, तभी जिस पार्टी को अगर ये फेरबदल नहीं होता इतना बड़ा, तो वहां पर ये कांटे की टक्कर होती आम आदमी पार्टी और भाजपा की, क्योंकि इस बारी तो मैदान बिल्कुल साफ था पंजाब में। आप गोवा की बात छोड़ दीजिए, उत्तराखंड की बात छोड़ दीजिए, पंजाब पे अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो वहां पर तो बहुत ही आसान रहा थी, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल से और भाजपा से पंजाब की जनता नाराज थी। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। किसान आंदोलन जो इतने दिन चला, आक्रोशित थे वहां की जनता, तो वहां पर भाजपा तो थी नहीं मैदान में सही मायने में, तो और शिरोमणि अकाली दल क्योंकि गठबंधन में थे पहले, वो अलग बात है, गठबंधन से बाहर निकल गए। तो लेकिन यहाँ पर रहा बहुत ही अशांति कांग्रेस की, उन्होंने अपने लिए गड्ढे खुद खोदे और उसके लिए जिम्मेदार सत्ता से बाहर हुए। और सबसे बड़ी बात है कि आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे सुलझे हुए नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वही हालत आपकी असम में हुई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी तो अब सियासी भविष्य अधर में लटक गए ना सर। अपनी नई पार्टी के साथ वो पहली बार चुनावी मैदान में थे, अब उनकी पार्टी का क्या राजनीतिक भविष्य रह गया है, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। संदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? संदीप त्रिपाठी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर संदीप त्रिपाठी जी, मेरा सवाल ये है कि राज्य दर राज्य जिस तरीके से आपको हार का सामना करना पड़ रहा है, क्या वजह मान रहे हैं आप? क्या सोनिया गांधी का नेतृत्व लोगों को रास नहीं आ रहा है, या पर्दे के पीछे से राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो लोगों को समझ नहीं आ रहा है? बड़ी वजह क्या समझ रहे हैं? हालांकि कल CWC की बैठक बुलाई गई है सर, लेकिन फिर भी चर्चा हम कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस दुर्गति का क्या कारण। देखिए, पहली बात तो राहुल जी पर्दे के पीछे कोई काम नहीं कर रहे हैं कि जो पब्लिक डोमेन में ना हो, और कांग्रेस में अगर ऐसा कुछ होता तो जिस वर्किंग कमेटी की हम बात कर रहे हैं उस वर्किंग कमेटी की बैठक नहीं होती। तो कांग्रेस जो है किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती है, बाकायदे उसमें एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है, उसके तहत काम करती है, और उसमें सबका जो है डिसीजन होता है, एक जो है रणनीति बनती है, उस हिसाब से काम होता है। अब भी आपने ये कहा कि राज दर राज हम क्यों जा रहे हैं, तो उसके कई रीजन हैं, और हो सकता है उसमें मेरी पार्टी की भी कुछ कमी हो, हम लोगों से रणनीति में कुछ कमियां रह गई हों,
इसी के लिए हम लोग जो है ये जो कार्य समिति की बैठक हो रही है उसी पे मंथन होगा। लेकिन एक मोटी मोटा बात आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश का ही एक मैं उदाहरण देता हूँ। प्रियंका जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े और बहुत मजबूती के साथ लड़े और वो परसेंटेज बिल्कुल हमारा कम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक चीज और इस चुनाव में आपको मैं बताऊंगा जिसकी चर्चा नहीं हो रही है और वो बहुत उत्तर प्रदेश के खास के चुनाव में एक बहुत बड़ी चीज ये रही कि 30 ऐसी सीटें थी जिससे हम 1000 के आसपास से चुनाव हारे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जो चीजें ये हुई हैं कि हम जहाँ 1000 से चुनाव हारे हैं या थोड़ा 100-200 आगे पीछे, तो ये यहाँ तक हम पहुंचे, ये हम पहले नहीं पहुंचते थे। और दूसरी एक चीज आप पंजाब की अगर आप बात, अभी हमारे अमरिंदर सिंह जी की बड़ी बहुत ज्यादा प्यार उमड़ रहा था शायद हमारे भाजपा के मित्र को या XYZ किसी को भी, तो ये हमारी पार्टी का डिसीजन था। और आप जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी को जब मार्गदर्शन मंडल में भेज देते हैं तब क्या उनको कैसा लगा होगा, बुरा लगा होगा, उसकी आप बात नहीं करते। मुरली मनोहर जोशी इसने कहा है किसी को नहीं पता है, पूरे चुनाव में नहीं नजर आए। केसीनाथ त्रिपाठी को आपने राज्यपाल बनाकर भेज दिया, उनकी भी पॉलिटिकल हत्या आपने कर दी। कल्ला मिश्रा का भी वही हाल किया। तो कितने लोग हैं। तो ये चीजें हमारी पार्टी के अंदर का विषय है। और रही बात अगर पंजाब में ये दुर्गति हुई तो उसमें अमरिंदर सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात आप देख लीजिए अमरिंदर सिंह तो कितना बड़ा चेहरा थे, भाजपा के साथ मिलकर लड़े थे। भाजपा कितनी सीटें वहां पर प्राप्त की, कितनी सीटें उनको मिली, तो उनका क्या रोल था, क्या उनका पंजाब की जनता के बीच में क्या था, वो अगर भाजपा हमारे साथ में था तो भाजपा के साथ में भी नजर आना चाहिए था। तो वहाँ जो भी जमीन थी वो कांग्रेस की थी, वो हमारे मुख्यमंत्री थे। हाँ, हमसे ये गलती हुई कि हमें वो जो हमने 6 महीने पहले हटाया, उनको लगभग 2 साल पहले हमें हटा देना चाहिए था। इसलिए कि जिस तरीके से वो भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे थे और बहुत सारे बयान वो बीच में भी राहुल जी के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ देते थे और जो है हम उनके खिलाफ हमारी पार्टी ने कार्रवाई नहीं की। ये कहीं ना कहीं हमसे बिल्कुल चूक हुई है पंजाब में। तो सर अगर वो बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी के लिए काम कर रहे थे तो उसका फायदा तो बीजेपी को होना चाहिए था ना। आम आदमी पार्टी कैसे बीच में ले गई फायदा निकाल के। और आप पंजाब बीजेपी की बात करें, बीजेपी को पहले से पता था कि पंजाब में उनका कुछ होना नहीं है। मेहनत कहाँ की, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि उन्होंने पंजाब के लिए मेहनत की हो जरा सी भी। करता हूँ, आप पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब की भी बात कर लेता हूँ। देखिए, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि उनके लिए कुछ नहीं था, तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं पल्लवी जी कि 15 वर्ष वो सत्ता में थे अकाली दल के साथ में। तो ये कह देना कि उनका कुछ नहीं था, गलत बात होगी। इस बार उन्हें पता था कि उनका कुछ नहीं होना सर, क्योंकि किसान आंदोलन का जिस तरीके का असर था ये वो साफ कह रहे थे। वो लगातार उनकी तरफ से आप तमाम प्रवक्ताओं के भी बयान सुनेंगे, वो यही कह रहे थे कि बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जीत का दावा तो मुझे नहीं लग रहा किसी ने किया था कि हम तो सरकार बना लेंगे पंजाब में। जी बिल्कुल बिल्कुल दावा किया था। वो ये कह रहे थे कि हम अमरिंदर सिंह जी के साथ में, और जो शिरोमणि अकाली दल आगे कुछ और है, एक दल और है उसके हिंसा, तो उसके साथ जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, तो वो बिल्कुल दावा कर रहे थे। हाँ, वहां की जनता ने जब जिस तरीके से मोदी जी की एक रैली इन्होंने कोशिश की और जिस तरीके से असफल रही, 700 लोग कुल आए, तो इन्हें तब एहसास हुआ कि हमारी जमीन यहाँ पे नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, वहां पर इस तरीके के परिणाम की, तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि अगर चन्नी जी के अलावा जो है अगर अमरिंदर सिंह जी रहते तो हम वही दिल्ली वाली कंडीशन पर गुजरात के मॉडल बनाया मोदी जी ने। ये हम आपकी डिबेट में कितनी बार आप पार्टी को बोल चुके हैं कि छोटा मोदी, छोटा भाजपा का ये छोटा रिचार्ज है आम आदमी पार्टी। भाजपा झूठ बोलती है तो उसका कोई अगर काउंटर इस देश में कर सकता है तो वो झूठ का काउंटर जो है आम आदमी पार्टी कर सकती है। और एक बात आप समझिए कि हमारे साथ वहां पर जो 4.5 साल अमरिंदर सिंह जी पब्लिक के बीच में नहीं गए, लोगों के बीच में नहीं गए, इसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, उसका बहुत बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ा। और उसी की वही वजह रही जो हमने वहां पर कमिटमेंट किया था, जिसको अमरिंदर सिंह जी को पूरा करना चाहिए था। अन्य सरकारों में, अन्य जहां हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, जो भी हमने वहां पर वादे किए थे वो,
और आप वो जनता के बीच में दिखता है। नगर निगम का चुनाव हो, जब चंडीगढ़ का चुनाव होता है नगर निगम का, आप जब हार जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जो है वहां की जनता को खुश नहीं कर पाए। आपकी सत्ता रहते हुए अगर आप नगर निगम का चुनाव हार रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जो है जो एक ट्रैक होना चाहिए उस ट्रैक पर आप नहीं है। तो सारा दोष अमरिंदर सिंह जी को न देके एक और चीज मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से अमरिंदर सिंह जी के हटने के बाद चीजों को व्यवस्थित करना चाहिए था, कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं कर पाई। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, ये मैं खुले मन से स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये कह देना कि जो है आम आदमी पार्टी जो है बहुत बड़ा दिल्ली मॉडल है, दिल्ली मॉडल डेवलप किया है, उस आधार पर पंजाब की जनता ने चुना, तो ये बिल्कुल नहीं है। दिल्ली का क्या हाल है ये बताने की जरूरत नहीं है। जो सवाल मैं पहले उठाता था वो आज भी है, यही सच्चाई है। उन्होंने एक मॉडल दिया, जनता ने पसंद किया। जनता का जो है मैंडेट सिरोधार है, जनता भगवान है, उसका निर्णय स्वीकार है। हाँ, अगर उनका निर्णय गलत होगा तो उनके पास ऑप्शन है, हम फिर से चुनाव में जाएंगे, यही जनता चुनेगी। लेकिन एक बात और, आप आ जाते हैं गोवा में क्या हुआ हमारे साथ। गोवा में हम जो आज ममता बनर्जी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कांग्रेस के खिलाफ में, कांग्रेस से ही निकल के गई, कांग्रेस से नेतागिरी सीखी, कांग्रेस से नेता बनी और आज उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई और जो है उसके बाद आज कांग्रेस के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये दुखद है। क्यों दुखद है? कि आप कांग्रेस पार्टी आज भी वो इंस्टीट्यूशन है, वो संस्था है जहां से लीडर निकलते हैं। आप बताइए भाजपा से लीडर क्यों नहीं निकलते हैं? उसके लिए आरएसएस का सहारा लेना पड़ता है। भाजपा, आप बता दीजिए कि 2 नेता उन्होंने बनाया हो अपनी पार्टी के अंदर, उसको आरएसएस से लाना पड़ता है या तो कांग्रेस से लाना पड़ता है या तो जो है अन्य किसी विपक्षी दलों से लाना पड़ता है। तो हमारे अंदर वो क्षमता है, सब कुछ है। हाँ, आज समय है, ये समय का भी एक बात मैं कहूंगा कि समय का चक्र है। ठीक है, आज जो है जो लोग हमारे साथ नहीं है कल होंगे। हमें एक विश्वास है, हम अपने मुद्दों के आधार पर, हम जनता के मुद्दों के लिए जिस तरीके से संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन हम जो है जात की राजनीति, धर्म की राजनीति न किए हैं, न आगे भी करेंगे। अब वही वाली बात है ना सर, जनता को सुनना ही वही है, उन्हें समझ में ही वही सारी चीजें आती हैं। अब आप नहीं करेंगे तो फिर आपके हालात देख लीजिए। संदीप दुबे जी, बात ऐसी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कांग्रेस की नैया डुबोई क्योंकि वो आपके साथ मिले हुए थे। आपका मतलब भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे। भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं क्या कहूँ, अब मेरे मित्र हैं, राष्ट्रवाद के सत्य सिद्धांत पे काम करती है और उसका सिद्धांत साफ साफ है अध्यात्मवाद, आदर्शवाद, सप्त मर्यादाएं और व्यक्तिगत राष्ट्रीय जीवन के आदर्श। तो हमें लगता है कि कांग्रेस ये क्यों नहीं कहती कि राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है, कांग्रेस ये क्यों नहीं कहती राष्ट्र देव सबसे बड़ा देवता है, कांग्रेस ये क्यों नहीं कहती कि राष्ट्र प्रेम सबसे उत्कृष्ट कोटि का प्रेम है, कांग्रेस ये कहती है कि भाजपा बुरी है, कांग्रेस ये कहती है मोदी बुरे हैं, कांग्रेस ये कहती है योगी बुरे हैं, कांग्रेस ये कहती है कि कांग्रेस में कई ऐसे नेता वो बुरे हैं। तो अपने ही लोग, अपने साथ रहे हुए लोग जब बुरे लोगों को आपने रखा और वो बुरे थे, तो आप बुराई देखने का काम कर रहे हैं। और जनता को ये नहीं चाहिए, जनता को चाहिए इदम राष्ट्रम इदम मम, मेरे तन में मन में मेरा भारत बसता है, मेरा देश बसता है। और जीवन को राष्ट्र के समर्पित, जीवन को, अपने जीवन को राष्ट्र में समर्पित करने वाले लोग कांग्रेस में क्यों नहीं दिखते? हम भी दुखी हैं, हमारे कभी दादा परदादा 4 पीढ़ियां पहले सब कांग्रेसी थे, लेकिन आज हम लोग खुद कांग्रेसी नहीं है। मैं राजनीति में आया तो मैं राजीव गांधी को अपना आदर्श मानता था, छोटा सा बच्चा था, मैंने उस समय राजीव जी को देखा था तो मैं सोचा कि हाँ, राजनीति कितनी अच्छी, कितना स्मार्ट होते थे। और उन्हें सहर्ष स्वीकार किया कि हम जो धन बेचते हैं 57% धन भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते। तो ऐसा कांग्रेस क्यों नहीं स्वीकार करती कि जो गलती है वो गलती को क्यों नहीं सुधारती? वो दूसरे में गलतियां क्यों ढूंढ रही है? अगर दूसरे में गलतियां ढूंढते ढूंढते कांग्रेस एक दिन स्वतः ही गौण हो जाएगी, क्योंकि नई पीढ़ी से अगर वो नहीं जुड़ेगी, नई पीढ़ी के लोग कांग्रेस को नहीं जानेंगे। अभी नई पीढ़ी के लोग कांग्रेस को जानते हैं उसके भ्रष्टाचार से, कांग्रेस को जानते हैं उसके पास इतने नेता हैं जो परिवारवादी नेता हैं, जो परिवार को लेकर जीवन जी रहे हैं, उनके लिए परिवार। कांग्रेस के बारे में बातें फैलाने का काम कौन कर रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का श्रेय जाएगा इसको, कि वो इस तरह की बातें बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में क्या था और क्या नहीं था, या किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ। ये सारी चीजें फैलाने का श्रेय तो फिर बीजेपी का जाएगा ना सर। जवाब लेंगे आपका, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संदीप दुबे जी, आप ही का रुख करेंगे, बताइए सर। दुबे साहब, आवाज मिल रही है आपको? पल्लवी जी सवालों से भागते हैं, आज भी सत्ता में आने के बाद ही सवाल से भागेंगे। अभी तो सर वो इतनी खुशी में है, वो क्यों ही भागेंगे, ये बताइए। अभी तो उनका उत्साह 7वें आसमान पर है। संदीप दुबे जी, आवाज मिल रही है? चलिए, आवाज नहीं मिल रही है संदीप दुबे जी की, एक बार फिर से फोन पैच करवा लीजिए। संदीप त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं विपिन शर्मा जी का रुख करूंगी। और एक और बात, आपने हिंदुत्व की बात कही सर, तो ये हिंदुत्व या धर्म के नाम पर राजनीति यूपी या फिर कुछ राज्यों में चल सकती है, पूरे देश में कैसे चल रही है? मणिपुर में हिंदुत्व का क्या लेना देना, गोवा में हिंदुत्व का क्या लेना देना, असम में कौन से राम मंदिर का निर्माण और हिंदुत्व की बातें चल रही होंगी। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ हिंदुत्व का कोई लेना ही देना नहीं है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा खासा प्रदर्शन कर जा रही है। जी, मणिपुर की भी बात करेंगे और हिंदुत्व और जो हमारे संदीप दुबे जी ने 2-3-4 सवाल उठाए, हम उसकी बात करेंगे। परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में लेने में 1 मिनट नहीं लगते। वो कांग्रेस में रहते हैं तो गद्दार रहते हैं। इनके आईटी सेल के मीम्स देख लीजिए, इनके वीडियोस देख लीजिए। लक्ष्मीबाई के हत्यारे बताते थे और गद्दार फैमिली कहते थे जब तक वो कांग्रेस में थे। तो ये चीजें जो पब्लिक डोमेन में बना रहे हैं, जो आज हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि आप कमियां ढूंढ रहे हैं, आपके राजनीति का बेस यही है। आप तो गाली दे के राजनीति करना सीखे हैं और आप तो आरोपों की ही पॉलिटिक्स करते हैं। आप देखिए कि आज जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के चुनाव भाजपा के किसी नेता का भाषण उठाकर देखिए, वो आधा से ज्यादा भाषण तो कांग्रेस को कोसने में लगा देता है। परिवारवाद की बात करते हैं, अनुराग ठाकुर परिवारवाद के प्रतीक नहीं। पीयूष गोयल जो है, ये इनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, वो परिवारवाद के प्रतीक नहीं है। पंकज सिंह परिवारवाद के प्रतीक नहीं है। राघवीर सिंह परिवारवाद के प्रतीक नहीं है। कितने नाम आपको बताऊं, पंकजा मुंडे, बहुत सारे, मतलब पूरे देश में आपको नाम मिल जाएंगे। अब ये आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं था, तो पहले जब पिताजी का ही नंबर नहीं लग रहा था, पिताजी ही चुनाव हार जा रहे थे, तो बेटे को कैसे लड़ाएंगे। आज जब पिताजी का नंबर लगा, आप सत्ता में आए, तो बेटों का नंबर आ रहा है। और जो कांग्रेस के परिवारवाद के प्रतीकों को आप शामिल करा कर वो कौन सा गुल खिला रहे हैं परिवारवाद के खिलाफ, ये समझ में नहीं आता। ये दोगला चरित्र आज भी भाजपा का वही है। ये बातें तो ये आदर्श की करते हैं, लेकिन उसको अपने ऊपर फॉलो नहीं करते। दूसरे में कमियां, अभी बात कर रहे थे, कमियों की ही तो पॉलिटिक्स करते हैं आप। दूसरी चीज, अभी आपने बात कही राष्ट्रवाद। आप बताइए, एम्स बनाना राष्ट्रवाद नहीं है? आईआईटी बनाना राष्ट्रवाद नहीं है? देश में जो है डैम बनाना राष्ट्रवाद नहीं है? आप बताइए, एम्स जैसी संस्था आप क्यों नहीं खड़ी कर पाते हैं? हमने एम्स बनाया, आप उससे हटके और अच्छा संस्थान बनाते, और भी लेवल का होता, उसमें और भी सुविधाएं होती, लेकिन आप नहीं कर पाते। हम जो बनाते हैं एम्स, उसकी भी संख्या आज तक आप नहीं बढ़ा पाते हैं, सिर्फ कागजों में बढ़ा पाते हैं, जमीन पर एक भी नहीं दे पाते हैं। रायबरेली का एम्स कांग्रेस के समय में बनके तैयार हुआ, आज तक उसे आप पहले 1100 बेड का था, फिर उसको आपने घटाते घटाते 600 का किया। आज भी वो पूरी सुविधाओं के साथ नहीं चालू हो पाया, और आप कहते हैं कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब राष्ट्रवाद आपका ये है कि सिर्फ जो है अडानी और अंबानी की पूजा करना राष्ट्रवाद है, सारे सार्वजनिक उपक्रमों को उनको दे देना राष्ट्रवाद है, जियो की सिम मोदी जी की फोटो लग के बिके, ये राष्ट्रवाद है। तो महाराज माफ करिए, ये राष्ट्रवाद मुझे नहीं चाहिए। राष्ट्रवाद ये है कि ये अडानी अंबानी वाला राष्ट्रवाद ये जनता को दिखाते हैं क्या सर, जो जनता विश्वास भी कर लेती है इन पर कि हाँ हमें भी अडानी और अंबानी वाला राष्ट्रवाद चाहिए? जी देखिए, एक चीज और मान के चलिए पल्लवी जी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें इनको मिली, 41% वोट के साथ ये सत्ता में आए, लेकिन 60% लगभग लोग आज भी इनके खिलाफ हैं। इस बात को आप मानिए, इस बात को मानिए कि 60% लोग इनसे सहमत नहीं है, बशर्ते वो लोग बटे हुए हैं, बस इसकी वजह से ये सत्ता में बैठे हैं। जिस प्रकार से, और एक एग्जाम्पल मैं बहुत बड़ा दे रहा हूँ और बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, जो अभी तक कई चैनलों में डिबेट में बैठ चुका चुनाव के बाद, किसी भी राजनीतिक विश्लेषक ने उसकी बात नहीं की, किसी भी जो है चैनल ने उस चीज की बात नहीं की। ऐन चुनाव के समय में, चुनाव चल रहा था, ये पहले श्रमिक कार्ड बनाते हैं, जिस प्रकार से 2019 के पहले
ये किसानों को किसान सम्मान निधि के नाम पर घूस देने का काम करते हैं। ये लो वही काम ये करते हैं। ये चीजें मैंने आज नहीं, कांग्रेस की बैठक थी दिल्ली में, तो वहां पर मैंने ये कहा कि ये आने वाले 1 साल पहले की बात मैं कह रहा हूं, आने वाले समय में ये भाजपा ये जो बना रही है लोगों का कार्ड, श्रमिक कार्ड, ये चुनाव के समय में पक्का है कि ये उसमें खाते में 1000 2,000 रुपए डालेगी। इसके काउंटर के लिए हमें काम करना चाहिए। हम उस चीज को नहीं उठा पाए, ये हम लोगों की कमी है। लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए चरणवार चुनाव चल रहे थे और चुनाव के जस्ट पहले 2-2 हजार रुपए, 1000 रुपए श्रमिकों के खाते में डाले जा रहे थे, इस तरह की घटिया राजनीति सिर्फ भाजपा कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। आप डेवलपमेंट के नाम पर, अपने काम के आधार पर बिल्कुल उत्तर प्रदेश में वोट नहीं मांगे हैं। आपने छल, बल, साम, दाम, दंड, भेद जो पुराने राजाओं की पद्धति हुआ करती थी, लोकतंत्र की पद्धति से हटकर आप उस पद्धति को अपना के सत्ता में है। आपको मुबारक, आपको जनता ने सत्ता दिया है, वो आपको भैया अच्छे से चलाइए। जो आपने कमियां की हैं उसको दुरुस्त करिए। हमने जो 100 बेड के ऊपर का हॉस्पिटल का मैंने कम से कम 50 बार संदीप द्विवेदी से सवाल पूछा होगा, 100 बेड के ऊपर का एक हॉस्पिटल बता दीजिए। आपकी कम से कम प्रभु 5 साल में वो बनवा दीजिए। 100 बेड के ऊपर एक हॉस्पिटल जवाब देने के लिए आप लोगों के पास रहे। आप एक विश्वविद्यालय बनवा दीजिए ताकि जवाब देने के लिए आपके पास रहे कि हाँ ये विश्वविद्यालय बनवाया। और ये छात्रों के भविष्य के साथ जिस तरीके से खेल रहे हैं इसको भी बंद करिए। आप यूक्रेन जाता है तब भी दिक्कत है और यहाँ पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। आप जो है स्कूल बंद, सारा कुछ चल रहा है, विद्यालय में जब होता है प्रतिबंध लग जाता है। आज कितने बच्चे पढ़ाई की उम्र हो गई हो विद्यालय का मुंह नहीं देख पाए। तो इन सब नीतियों से आप ऊपर उठ के आइए। भारत को अंधभक्त मत बनाइए, अंधा मत बनाइए, उसको जागरूक रहने दीजिए। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष का यह भी जिम्मेदारी होती है और ये जिम्मेदारी हमने बखूबी निभाया, तभी आज आप सत्ता में हैं। हमने आपको फलने फूलने दिया, हमने आपको बढ़ाया। आप जो है विपक्ष में रहते हुए भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों को मंत्री बनाया और उस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो ये बात आप समझिए और उस बात को आगे लागू करिए। सत्ता के दम में इतने मकचूर हो जाइए कि आप लोकतंत्र की को जिस तरीके से आप गाली देते हैं कि हाँ कोई काम नहीं हुआ, इससे भी आप बाज आइए। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, वो आप उससे आगे करके दिखाइए और उसकी जनता में उसके नाम पर वोट मांगिए, धर्म और जात के नाम पर नहीं। चलिए सर, मेरे को ये लगता है कि जितना होमवर्क भारतीय जनता पार्टी के लिए आप लोग करके बैठते हैं, अपनी पार्टी के लिए भी कीजिए ताकि ये लोकतंत्र की खूबसूरती बरकरार रहे। क्योंकि विपक्ष अगर कमजोर होता चला जाएगा तो तानाशाही बढ़ती चली जाएगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि CWC की बैठक जो कल बुलाई जा रही है उसमें ये तमाम मसले उठे। सर, ये होमवर्क अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करना है उस पर ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि आपने कहा कि आपने बोला सर कि 41% महज 41 या 42% महज वोट मिले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को। आपको तो 6.25% मिले हैं। तो आप ये सोचिए कि आपसे उत्तर प्रदेश में लोग कितने कटे हुए हैं और कितनी मेहनत की प्रियंका गांधी ने। लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे नारे महिलाओं को आगे बढ़ाने पर इतना लंबा उन्होंने प्लानिंग की, फोकस किया, लेकिन जिस दिन वोट डालने महिलाएं जा रही थी वो इस बात को ही भूल गई। तो आप सोचिए कि आप अपनी बात मजबूती से लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे। वरिष्ठ पत्रकार का एक बार रुक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आ रही हूँ संदीप दुबे जी आपके पास। विपिन शर्मा जी, कितना सहमत हैं आप संदीप त्रिपाठी जी की बातों से? देखिए जी, मुद्दा कुछ और है। मुद्दा यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि मैं चंद बातें बोलूंगा कि पहली बात तो जो आरोप लगाते हैं कि भाजपा सांप्रदायिक है या धर्म की राजनीति करती है, तो ये बात तो फिर सब पे लागू होगी। यहाँ पर सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म जो होता है तो वहां पर वो क्यों होता है, जिससे बचने की आवश्यकता है। जब नागरिक संशोधन बिल आया, पहले जो कानून बन गया वो आया, तो वहां पर उसको लेकर कांग्रेस की भूमिका पे सवाल उठते हैं कि जब वो शाहीन बाग पहुंच गए, वहां पर दायित्व ये था कि आप लोगों को समझाएं कि अगर कोई एक कानून बना है नया तो वो उसके क्या मायने क्या हैं। वो तो नागरिकता देने का कानून था, नागरिकता छीनने का कानून था नहीं। तो वहां पर भ्रांति किसने फैलाई या भ्रमित किसने करा, ये समझना पड़ेगा। कोई ना कोई तो कारण है पल्लवी जी कि कांग्रेस जनता से दूर जा रही है। आपने बोला कि 2014 में तुक्का लग गया,
हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की टीम ने 1983 में। तो बड़े बड़े लोग बोलते थे बाकी मुल्कों के, कहते तुक्का तुक्का लग गया, फ्लूक, एक अंग्रेजी का शब्द हमने सीख लिया, फ्लूक। लेकिन उसके बाद हमने कितनी अपना वर्चस्व कायम रखा हिंदुस्तान ने क्रिकेट के मैदान में। तो ये सबके सामने किसी से छुपा नहीं है, तो दुनिया लोहा मानती है हिंदुस्तान की क्रिकेट का। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि 2019 में भी क्या तुक्का लगा प्रधानमंत्री मोदी का, एनडीए सरकार का, भाजपा का। तो लोग जब जनादेश देते हैं अपना, जनता जनार्दन होती है, ये क्यों बोला जाता है जनता जनार्दन है, तो उसके जनादेश को सर माथे लेना चाहिए और आपको अपनी हार में भी ग्रेशियस होना चाहिए कि आप उसको स्वीकार करें कि जनता ने अगर हमारे को अपना मत नहीं दिया है तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, हमें आत्ममंथन करना चाहिए। यही बात हुई थी 2017 के जो चुनाव में उत्तर प्रदेश में, वहां पर क्या बात थी, तो वहां पर भी बोला गया देखिए तुक्का लग गया, ये भाजपा का तुक्का लग गया। अरे 2022 में भी भाजपा को जनता ने जनादेश दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने, तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। तो आप बोले कि नहीं ये भ्रमित करते हैं, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं प्रधानमंत्री के पास। नरेंद्र मोदी जाते हैं और जादू की छड़ी चलाते हैं और लोगों को मोहित कर देते हैं। तो ये बातें नहीं है, समझना पड़ेगा। और विपक्ष को भी अपनी भूमिका समझनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। टीके का जब इजाद हुआ था, कोरोना के समय हम लोग इंतजार कर रहे थे कब कुछ रोकथाम आए, उपचार आए, ताकि हम लोग निजात पा पाए इस कोरोना नामक बीमारी से, सदी की सबसे बड़ी महामारी से। वहां पर भी राजनीति शुरू हो गई थी। अखिलेश यादव ने क्या बोला था वो भी जग जाहिर है। ये कोई भाजपा के दफ्तर में तो टीका बना था नहीं, ये तो लोगों को समझना चाहिए था कि आपको स्वागत करना चाहिए, देश के महान वैज्ञानिकों को आपको नमन करना चाहिए था। ये भाजपा ने तो टीका बनाया नहीं है और ना भाजपा श्रेय ले रही है कि भाई हमने टीके का इजाज करा है। यहां पर समझना पड़ेगा कि जो लोग बात करते हैं कि फलाना राजनीतिक दल उसकी टीम ए है टीम सी है, तो उल्टा काउंटर क्वेश्चन मैं कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता से पूछूंगा, संदीप जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब ये बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी भाजपा की ए टीम है या बी टीम है, तो यहां पर सवाल इनसे ये बनता है कि अगर गोवा में, आप मान के चलिए गोवा में अगर इनके नंबर कम पड़ जाते, सोचिए कि जो आज वहां पर परिस्थिति बनी है और उनको जनता का जनादेश मिलता है लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता गोवा में, तो क्या वहां पर आम आदमी पार्टी इनका समर्थन नहीं करती या टीएमसी इनका समर्थन नहीं करती? या आप दूसरा पहलू ले लीजिए, उत्तराखंड का पहलू ले लीजिए। और यही बात एमसीडी के चुनावों की बात कर लें हम लोग, दिल्ली में जो होने जा रहे हैं, वहां पर क्या ये समर्थन देंगे आम आदमी पार्टी को? क्योंकि कांटे की टक्कर तो आम आदमी पार्टी की और भाजपा की है। भले ही कांग्रेस मैदान में होना चाहिए मजबूत, इनको आना चाहिए पूरे दमखम से, लेकिन क्या हुआ था जब आम आदमी पार्टी को आपस में विचारधारा नहीं मिलती थी, ना आम आदमी पार्टी की, ना भाजपा की, ना कांग्रेस की, लेकिन जब नंबर कम पड़ गए आम आदमी पार्टी के दिल्ली में, वहां पर समर्थन किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो वो सरकार बना पाए आम आदमी पार्टी। तो ये बातें देखिए सबको पता है, ये बातों से बचना चाहिए। ये वक्त है आत्ममंथन करने का, अब बहुत हो गया इंतजार। स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी है कांग्रेस, ये जो इनको बताने की आवश्यकता नहीं है संदीप भाई को कि कांग्रेस का क्या योगदान रहा है, सबको पता है। आपकी पार्टी ने बड़े महापुरुष दिए हैं जिनका योगदान रहा है। मैंने, शायद आपने सुना नहीं, मैंने उल्लेख वर्णन उनका जिक्र करा, चौधरी प्रेम सिंह का, शीला दीक्षित जी का, जिन्होंने अपना नाम जो अमर हो गए हैं, जो उनका योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए और देश के लिए। तो लेकिन अभी आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता से क्यों दूर जा रहे हैं ये समझना पड़ेगा आपको कि जनता अगर नकार रही है तो कोई ना कोई तो वजह होगी। आपको रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसमें जब तक बदलाव नहीं लाएंगे तो काम नहीं बनने वाला। ये हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं लोकतंत्र और मजबूत हो, बुलंद हो। वो कैसे होगा जब कांग्रेस, हम ये नहीं चाहते। अब एक बात सुनिए आप, अगर हम ये उम्मीद करें कि सिर्फ आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर, वो तो बिल्कुल हर किसी को हक है, वो तो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर वैसा दिन भी दूर नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी आ जाए, फिर कांग्रेस का क्या होगा, ये समझने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अभी तो चर्चा जारी रखेंगे, उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आपका रुख करना चाहेंगे। आप अपनी बात तो रखिएगा। सर, मैं एक चीज बोलना चाह रही थी कि किसान सम्मान निधि को लेकर अभी आपने कुछ बातें कही थी। मैं हमेशा से ये मानती थी कि किसान सम्मान निधि की राशि कम है, क्योंकि किसानों की जो दशा है हमारे देश में वो ठीक नहीं है, तो इस निधि को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन आपने तो बिल्कुल इसे घूस करार दिया, तो मुझे ये शब्द थोड़ा ठीक नहीं लगा। क्या किसान सम्मान निधि को घूस कह देना ये उचित है? और ये तो चुनावों के आसपास भी नहीं दी जाती रही है, ये तो दे ही रही है मोदी सरकार जब से आई है सत्ता में। जी पल्लवी जी, आपकी जानकारी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जो कहा कि किसान सम्मान निधि चुनाव के 2019 के जस्ट पहले शुरू की गई। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिएगा कब से शुरू की गई है, ये आपको पता चल जाएगा। चुनाव के अभी के विधानसभा चुनाव से क्या उसे जोड़कर देखना ठीक था? अभी जो 5 राज्यों में हुए, मैंने जो बात कही उसमें एक बात मैंने कही कि जिस तरीके से 2019 के पहले किसानों को ये इसलिए मैंने घूस कहा, आप समझिए, इसलिए कि सम्मान देना होता तो जिस राज्य की आप कमी की बात कर रही हैं वही तो बात मैं कह रहा हूँ। अगर सम्मान किसी को हम देते हैं तो सम्मान देने का मतलब ये नहीं होता है कि भीख देना। आप एक तरीके से भीख दे रहे हैं ना कि उनको 2000 रुपए में बताइए क्या होगा। वो जो है अगर 5 व्यक्ति का एक परिवार है तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितने आएगा जो है पर डे का, तो आप जोड़ेंगे तो एक जो है निगलेक्ट, तो आप क्यों कर रहे हैं? तो उस समय जो एक एटमॉस्फेयर बनाया गया चुनाव के समय में, उसी तरीके का उपयोग ये जो है इस चुनाव में श्रमिक कार्ड के माध्यम से इन्होंने किया। आप याद करिए श्रमिक कार्ड का बनना कब शुरू हुआ? सरकार तो इनकी 5 साल पहले से थी, ये काम ये नहीं किए। उसके पहले ये उनको कुछ देते भी नहीं है, उनको कोई धनराशि भी नहीं देते हैं। लेकिन एक चुनाव के समय जो योजनाएं पहले से चली आ रही थी वही चल रही थी श्रमिकों के लिए। चुनाव के ऐन वक्त पहले नगद उनके खातों में डीबीटी करना कहां तक जायज है? अगर आप किसी को दे रहे हैं तो एज चुनाव के पहले ही क्यों? पहले आप कर सकते थे, आप 1 साल पहले कर सकते थे, तब ये समझ में आता कि नहीं ये चुनावी नहीं है। हमने इसलिए कहा कि उसका आप बेनिफिट कहीं ना कहीं जब तत्कालिक कोई पाता है, जिस प्रकार से पहले वोट खरीदे जाते थे, पैसों के माध्यम से गांव में जाकर राजनीतिक पार्टियों के लोग जाते थे और पैसे बांटते थे, ये डायरेक्ट खाते में दे रहे हैं, एक नया तरीका ढूंढ रखा है। तो ये जो राजनीति है जिसपे सवाल उठते रहे हैं, इसको दूसरे रंग में लाकर अगर ये कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठना चाहिए ना। और अभी विपिन शर्मा जी ने कांग्रेस के बारे में बहुत बड़ी बड़ी चिंताएं जाहिर की। इनकी चिंताओं के लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस बहुत जल्द जो है राष्ट्रीय फलक पर उसी तरह चमकेगी जिस प्रकार से सूरज चमकता है। बशर्ते सिर्फ इतना है कि अभी हम ग्रहण समझ लीजिए या किसी एक दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वही है जो आपने पहले देखी है, वही जो है हमारी आइडियोलॉजी है, वही सिद्धांत है। हमारे नेता सब में कैपेबल क्षमता है, कैपेबल है, और कैपेबल ना होते तो हमने बताया कि इनको उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोगों में क्षमता है। मुझे पता है कि आज मैं अगर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चला जाऊंगा, संदीप दुबे जी हमारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं इनके ऊपर बैठूंगा, कांग्रेस में भले एक सीट पीछे बैठूं, लेकिन अगर मैं भाजपा में जाऊंगा तो आगे बैठूंगा। क्यों? इसलिए भाजपा में क्षमता ही नहीं है कि वो लीडरशिप डेवलप कर सके। वो तो उधार के लोगों से चल रही हुई पार्टी है, उनमें क्षमता नहीं है। वो तो या तो उनको आरएसएस के पास जाना पड़ता है नेताओं के लिए, आरएसएस से लाना पड़ता है। भाजपा नेता डेवलप कर ही नहीं सकते, उनका ये तरीका ही नहीं है। वो उसमें सेकंड लीडरशिप या तो आरएसएस से आती है या दूसरी पार्टी के नेताओं से आती है, एक चीज। और आप विपिन शर्मा जी, आप वरिष्ठ है और मुझसे श्रेष्ठ है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन आप बताइए, अभी आपने जो कोरोना की बात की, वैक्सीन की, आप बताइए 17 वैक्सीनें पहले से सरकारें दे रही हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी दिया, हमारी सरकारें भी देती आई हैं। क्या कभी किसी भी प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर सर्टिफिकेट मिला? आप बताइए। आप जैसे लोगों को इस पर सवाल उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी जब उठाती है तो ये जनता के बीच में ये जाता है कि ये पॉलिटिकल वजह से उठा रही है पार्टी, लेकिन जब आप जैसे लोग इस पे सवाल उठाते हैं तब जनता के बीच में संदेश जाता है कि नहीं ये बात गलत हो रही है। तो ये जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की है, मैं ये समझता हूं कि आप जैसे पत्रकारों के लिए आपको भी इसे समझना होगा। आपको भी ऐसे सवाल, तीखे सवाल भाजपा से पूछने पड़ेंगे, इसलिए कि आप तभी लोकतंत्र की मदद कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी की मदद मत करिए, आप लोकतंत्र की मदद करिए।
लोकतंत्र के लिए जरूरी है। आज जिस तरीके से चरण वंदना, मैं एनबी को तो बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उसके पैनल के भी लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं, और जो भाजपा के भी प्रवक्ता आते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और संयमित ढंग से बात करते हैं और कम से कम बात को सुनते हैं। नहीं तो आप उठा के बड़े बड़े चैनलों को देख लीजिए। अभी सुदर्शन, अभी मैं था 6 बजे सुदर्शन पे, वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं, तो 3-3 प्रवक्ता बैठाते हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक, भाजपा का प्रवक्ता, भाजपा वाले से भी बड़ा भाजपा का प्रवक्ता रहता है, और उसके बाद एक खुद का भाजपा वाला प्रवक्ता तो रहेगा ही, और एक और स्वयंसेवी संस्था का व्यक्ति बैठा देंगे। त्रिपाठी जी, अब अन्य चैनलों को छोड़ लेते हैं। एक बार दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे सुन लीजिए। वो बड़ी देर से आपसे ही बड़ी बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं। एक बात और रख देता हूँ। जी जी जी। एनबी की मैं सराहना करता हूँ। मैं इतने दिन से डिबेट पे बैठ रहा हूँ, आज तक इन्होंने जिस तरीके से, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने जनता की, हमने अगर कहीं गलती की, हमें भी लताड़ा, हमसे भी कठिन सवाल पूछे, लेकिन जिस प्रकार से जनता के मुद्दों को ये रखते हैं, मैं इनकी जितनी सराहना करूं, एनबी न्यूज चैनल और इनके पैनल, और जो पल्लवी जी हो गए, चंद्रशेखर जी हो गए, और जो भी है, शुक्रिया शुक्रिया, आपने इतनी बातें कही, यही बहुत है। अभी त्रिपाठी नहीं, फैक्ट मैं कह रहा हूँ, जी जी, मैं फैक्ट कह रहा हूँ। मैं लगभग मान के चलिए रिपब्लिक भारत से लेकर बहुत सारे चैनल पे बैठता हूँ, आप भी जानते हैं, शर्मा जी अक्सर मिलते रहते हैं दूसरे चैनलों पे, लेकिन मैं ये इस बात की सराहना करता हूँ कि आप कम से कम बात तो रखने देते हैं। वहां पे हम लोगों को तो आधा बोल पाते हैं, अपनी बात भी नहीं रखने देते, और फिर ये कहा जाता है कि आप जो है आप आ क्यों नहीं रहे। अरे भाई, चौथे स्तंभ हो, आप तो हमारी हत्या कर रहे हो। नहीं सर, देखिए बात एजेंडे वाली भी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत तभी रहेगा जब विपक्ष मजबूत होगा, और यही हमारी वजह है। आज ये चर्चा का विषय भी हमने इसलिए रखा कि आप लोग मजबूती से उभरेंगे तो तानाशाही नहीं होगी। हमारा चिंता का विषय यह है, शर्मा जी भी यही चाहते हैं कि तानाशाह ना हो इस देश में कोई भी। एक बार दुबे जी का रुख कर लेते हैं, संदीप दुबे जी। दुबे जी आवाज बढ़ाइए, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है। हम क्या करते हैं बार बार, मैं तो कांग्रेस के साथियों को अच्छा मानता हूं कि वो विपरीत परिस्थिति में भी कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, वो बधाई के पास हैं। लेकिन गलतियों की पुनरावृत्ति से हमें सीखना चाहिए। बार बार गलतियों की पुनरावृत्ति होती है, तो मैं मानता हूं कि अगर वही गलती बार बार दोहराई जाएगी, उससे किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का जो प्रगति है वो अवरुद्ध हो जाएगा, वो कोई भी व्यक्ति हो, या परिवार हो, समाज हो। तो कांग्रेस बार बार गलतियों को दोहराती रहती है, बार बार उसी गलतियों की पुनरावृत्ति करती है, और बार बार उसी की बात करती है जो नेहरू जी, इंदिरा जी। अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे, मिलके नई कहानी। थोड़ा भविष्य का सोचिए कि भारत